मेरे देशवासियों, सॉरी मेरा वीडियो बीच में ही रुक गया। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि कुछ बातें हैं जो हमें समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने स्वस्थ भारत बनाने की अभियान चलाई है मोदी जी ने, इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ पैसा गया है, क्योंकि इन लोगों ने स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत में इतना एडवर्टाइजमेंट कर दिया। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, 1% भी इस पे काम नहीं हुआ है। अगर स्वच्छ भारत होना चाहिए तो थूकना मना होना चाहिए रोडों पे। गोवा खाकर, ये माणिकचंद खाकर, ये सिगरेट पीना, ये पान खाना और रोडों पे थूकना, ये कितनी गलत बात है। तो मुझे ये बताएं कि जब अगर हम ये चीज़ें खाना खाने के बाद, कुछ सैंडविच खाने के बाद उसकी गंदगी पेपर हम रोडों पे फेंक देते हैं, हम जो लोग गुटखा खाते हैं, जिन्हें सिगरेट पीने की आदत है, तो ये सब चीज़ें अगर हम खुद अपनी तरफ से रोके तो हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए मोदी सरकार ने इस अभियान के चलते लाखों होर्डिंग में, बैनर्स में, हर चीज़ में लगा दिया। लेकिन इनका ये ध्यान नहीं है, इस पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का। आप चाहते हैं कि दुनिया बदलना, हिंदुस्तान को बदलना, और मैं चाहती हूँ कि आप बदलो उस चीज़ को। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि आप कौन सी ट्रैक पे जा रहे हो। आप चाहते हैं कि पब्लिक आकर भारत साफ करे। मैं कहती हूँ, अगर पब्लिक ने एक दिन, सिर्फ एक दिन बाहर थूका नहीं, बाहर अपनी गंदगी फेंकी नहीं, बाहर अपने पानी पी हुई बॉटल्स फेंकी नहीं, कचरा नहीं फेंका, तो पीएम मोदी जी, आपको ये अभियान चलाने की ज़रूरत ही नहीं, क्लीननेस करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ऑटोमेटिकली ये क्लीन होता जाएगा, क्योंकि हम खुद इतने, हम सारे हिंदुस्तानी 125 करोड़, 130 करोड़ जितने लोग हैं, ये खुद इतने अगर गंदे हैं, अगर अपने आप से इन लोगों ने एक कसम खा ली कि आज के बाद ये मेरा भारत है, ये मेरा देश है और इस देश में मैं गंदगी नहीं कर सकता। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, ये अभियान चलाने के बाद इतने करोड़ों रुपए, अगर यही चीज़ आपने एजुकेशन के लिए डाल दी होती पैसे, तो आज मेरे कुछ जो बच्चे हैं, जो लोग हैं इस हिंदुस्तान के, वो एजुकेशन से आगे बढ़ सकते थे। ना कि ये फालतू के अभियान चला चला के, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ वोटिंग के लिए ये जुमलेबाजी है, और करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ, मैं कह रही हूँ, इन्वेस्ट हो रहा है ना पैसा, तो सही जगह पे नहीं हो रहा है। योगा डे बनाते हो मोदी जी आप, लेकिन आप क्या एक दिन हेल्थ इशू डे बना सकते हैं, जॉब का सॉल्यूशन डे बना सकते हैं? मैं आपको अप्रिशिएट कर सकती हूँ मोदी जी। अगर आपके बुलाने पे, मेरे बुलाने पे अगर करोड़ों पब्लिक आ सकती है, तो क्या हम एक दिन जॉब का सॉल्यूशन डे नहीं बना सकते? हम सारी पब्लिक को बिठा के ये नहीं पूछ सकते कि आओ अभी हमारे साथ मिलके हमारा ये अभियान चलाओ, आओ अभी हमारे साथ मिलके हमें आप ये बताओ कि हम आपको जॉब कैसे दें। यहाँ तक कि मोदी सरकार जी, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। मैं वो बता सकती हूँ क्यों। क्योंकि आप बाहर जाते हैं, फॉरेन्स में, कंट्रीज़ में घूमते हैं, आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, दुबई के, अमेरिका के, कनाडा के, लंदन के, यूके के, सऊदी के, हर जगह के, मलेशिया के, हर जगह के, आप सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया पे थोपने से नहीं होगा। हमें इंडिया वालों का दिमाग साफ करना होगा। हमें इंडिया को डिजिटल किस तरह बनाया जाए, डिजिटल कहने से इंडिया डिजिटल नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें लोगों को जॉब देना होगा। सबसे पहले तो हमारे जो हिंदुस्तान की जितनी झोपड़पट्टी है, उनको सही तरीके से, झोपड़पट्टी वालों को, भले दूर कहीं जहाँ पे हमारे पास ज़मीन खाली है, हम उन झोपड़पट्टियों वालों को बिठाकर उन करोड़ों लोगों से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा 20-25 हज़ार, 50 हज़ार हर एक झोपड़पट्टी वाले से ले सकते हैं कि भाई आप ज़मीन खाली करो, ये इन्वेस्ट करो, ये लीगल पेपर है, हम आपको यहाँ पर जगह देंगे और यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाओ, जहाँ पे जगह जंगल है वहाँ पे लोगों को बसाओ। मोदी जी, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। पिछले 3-3.5 साल से सिर्फ हम बातें ही सुन रहे हैं। मेरा तो स्वतंत्र भारत है और मैं जो समझती हूँ कि मेरा हक है, मैं एक एज अ इंडियन वुमेन, मैं इंडिया की, भारत की बेटी होने की वजह से मैं अपनी बातें सामने रख रही हूँ। लेकिन क्या मेरी बातों से आप लोग इत्तेफाक रखते हो? लोग जॉब के लिए इतने आज माजूर हो गए हैं।
मैं कहती हूँ अपंग हो गए हैं, अपंग, हैंडीकैप जिसे कहते हैं, अपंग हो गए हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग। लेकिन जॉब किसे दिए जा रहा है? पेटीएम वालों को। पेटीएम कहाँ का है? चाइना का। हर एक चीज़ हमारी बनकर आती है चाइना से। यहाँ तक कि हमारे देश के झंडे, फ्लैग्स, जो अरबी में आलम कहा जाता है, वो तक हमारे बनाने वाले चाइना मार्केट से आता है। तो हम किस तरीके की आज ज़िंदगी जी रहे हैं। और सिर्फ बोलने से, मोदी जी, बोलने से और करने से, ये दोनों में बहुत फ़र्क है, बोलना और करना। यहाँ पे आपने 3,600 करोड़ की शिवाजी महाराज की एक मूर्ति बनाने का वादा किया महाराष्ट्र में। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। आपने तो सिर्फ वादा किया 3,600 करोड़। अगर आप 3,600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाते और उसमें बेरोजगारों को जॉब देते, तो मोदी जी, हमारे शिवाजी महाराज उसमें और गर्व करते कि महाराष्ट्र वालों को आपने जॉब दिया। बहुत बड़ा अमाउंट है 3,600 करोड़। मोदी जी, ये महाराष्ट्र के पूरी जितनी पब्लिक है उसके लिए एक जॉब का सॉल्यूशन का एक अभियान चल जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस, मेरे जितने महाराष्ट्र के लोग हैं, मैं तो अपने स्टेट की बात कर रही हूँ, मैं उसी तरह चाहती हूँ कि हर एक बंदा अपने स्टेट से आए और अपनी स्टेट की एक दौड़ संभाले। क्योंकि मैं या मोदी सरकार या मनमोहन सिंह, कोई भी इस देश को नहीं चला सकता। एक बंदा इस देश को नहीं चला सकता। अगर इस देश को चला सकती है तो इस देश की पब्लिक खुद आगे बढ़कर। मेरी बातों में सच्चाई है, मेरी बातों में सच्चाई है और लोगों को मेरे साथ जुड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। लेकिन नहीं, जब लोगों से कहा जाता है कि हमारे बैनर के साथ काम करें, हम जॉब का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो लोगों की एक ही बात होती है, जॉब कैसे मिलेगा? मुझे ये जॉब चाहिए, मैं टेलर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फला हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं अमका हूँ, मैं डिमका हूँ। भाई मेरे, आप क्या हो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ आप जो भी हो, आप अपनी एक टीम खड़ी करो। अगर 20 से 25 टीचर्स हैं तो आप 20 से 25 टीचर्स 25-50 हज़ार रुपये निकालें और कोई एक बंदे से रिक्वेस्ट करें ताकि वो आपको जगह दे। वहाँ पे एक छोटी सी स्कूल शुरू करें और उस स्कूल में कम से कम फीस रखें और आप 20-25 जितने टीचर्स हैं वो स्कूल चलाएं और उस स्कूल से आप लोग अपनी फ़ीस निकालें, बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी दें, सस्ते में और अच्छे में। और इसी तरह खिलौनों का एक प्लांट डालो, इसी तरह वाटर का प्लांट डालो। आप लोग खुद आगे आकर ये सब कर सकते हैं। आप मज़दूरों को लो, एक यूनियन बनाओ, एक टीम बनाओ, एक ऐसा हेड बनाओ कि पूरे मज़दूर पूरे स्टेट में आप सप्लाई कर सको। मजदूरी आप दो, उसमें 2 पैसा प्रॉफिट रखो। करने जाओ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने वाला चाहिए। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। मैं भी कह रही हूँ, मैं आपको चांद तारे ला के दे सकती हूँ आसमान से। मानोगे इस बात को? कभी नहीं मानोगे। आप मान लोगे क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है मेरे भाइयों। पिछले 70 साल में आज़ादी के बाद आप लोगों को इसी चीज़ की आदत हो गई है कि हम 200 साल गुलाम थे, आज हम किसी पार्टी के गुलाम हैं। हम पहले किसी अंग्रेज़ के गुलाम थे, आज हम या तो कांग्रेस के गुलाम हैं या फिर बीजेपी के गुलाम हैं। मुझे एक बात बताएं आप लोग कि अगर हम खुद चाहें तो क्या हम जिन लोगों को सीएम बना सकते हैं, जिन लोगों को एमपी बना सकते हैं, कॉरपोरेटर बना सकते हैं, जिन लोगों की पार्टियों को हम आगे बढ़ाते हैं इतनी मेहनत करके, हमें क्या फ़ायदा? मुझे कहा गया कि हम आपको एमएलए की पोस्ट देते हैं, लेकिन मुझे एमएलए की पोस्ट देने से मेरी तो सुख सुकून शुरू हो जाएगी। मुझे 5 स्टार ज़िंदगी मिल जाएगी, मुझे एक रॉयल पर्सन बन के घूमना पड़ेगा। लोग मुझे हाँ आ गई शेरनी आ गई करके चिल्लाएंगे, लोग कहेंगे वाह। लेकिन मैं कहती हूँ इससे आपका क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो वहाँ हो, एमएलए उसे बनाओ जो आपका फ़ायदा करे। अरे सीएम को मैं फ़ोन करूँ तो उसके पीए कहते हैं नहीं वो मीटिंग में, उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है, ऑफिस पे जाओ तो वो अवेलेबल नहीं है। तो मोदी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप अपने सारे सीएम को पकड़े ना, पूछे ना भाई पब्लिक के ये डिमांड्स है तो तू क्यों नहीं मिलता उस जगह पे?
सीएम के पास टाइम नहीं है। सीएम अगर गाड़ी से निकले तो आगे पीछे उसके पास कम से कम एक 8 या 10 या 12 बाउंसर्स होंगे और उसके पास बॉडीगार्ड्स होंगे। उसके फ़ोन आंसर करने वाला तक एक उसका पीए होगा। तो ऐसा सीएम जिसको ये भी नहीं पता कि महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ खड्डे हैं और बीएमसी काम कर रही है नहीं कर रही है, किसे जॉब देनी चाहिए, ऐसा सीएम महाराष्ट्र का या किसी भी स्टेट का मुझे ये बताया जाए कि ये कर क्या रहे हैं। इनके पास ऑफिसेस अच्छे से अच्छी है, इनको 5 स्टार लाइफ दी गई है, एकदम डीलक्स इनकी ज़िंदगी चल रही है। हमें इससे क्या मतलब, हमें फ़ायदा किधर है? आप मुझे बताएं, हमें फ़ायदा किधर है? आप लोगों को पता है भाइयों, अगर एक कॉर्पोरेटर हो या एमएलए हो, उसको 5 साल का कुछ 7 करोड़ मिलता है। तो मैं ये पूछती हूँ, एक छोटे से एरिया को डेवलप करने के लिए क्या एमएलए को 7 करोड़ इनफ नहीं है? तो ये पैसा जाता कहाँ है? एक सीएम को कितना पैसा मिलता है क्या आप जानते हैं? मुझे ये बताएं। लेकिन ये उसके खर्चे के लिए नहीं होता है, उसकी पेमेंट अलग होती है। जब ये लोग असेंबली में जाते हैं तो सिर्फ असेंबली में साइन करने की एक दिन की उनको सिग्नेचर अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 5000 होता है एमएलए को। आप बताओ सीएम को कितना होगा? आप बताओ एमपी को कितना होगा? आप बताओ प्राइम मिनिस्टर को कितना होगा? ये सिर्फ साइनिंग अमाउंट है मेरे भाइयों। सिर्फ आज आप प्रेजेंट हो गए असेंबली में, सांसद में जाके बैठ गए, आपने साइन किया, आपको 5000 उधर मिल जाएगा। तो आपने अगर 30 दिन आपने अगर सिर्फ जाके साइन किया, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी बातों को वो नहीं करना, तो उसका महीने का पगार उसको महीने का कितना मिल रहा है आप खुद कैलकुलेशन कर लो। कम से कम 1 लाख 1.5 लाख तो उनकी साइनिंग अमाउंट है। मुझे ये बताएं कि आज पुलिस वाले नेताओं से बिना इजाज़त कुछ नहीं, अगर नेता का फ़ोन चला गया तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इनोसेंट हो तो उसे अंदर रखेगी, क्योंकि नेता का फ़ोन गया, एमएलए का फ़ोन गया, इसका फ़ोन गया, सीएम का फ़ोन गया, एमपी का फ़ोन गया। मुझे ये बताओ, पब्लिक का कब क्या कैसे करोगे? पब्लिक के लिए कब ये लोग काम करेंगे? पुलिस कर्मचारियों का काम क्या है? हमारे लिए पुलिस कर्मचारियों का काम है, ना कि नेताओं की जी हुजूरी करने के लिए पुलिस में भर्ती किया जाता है। ये बातों पे हमने कभी गौर किया? आपको पता है मैंने ऐसे कितने केसेस अभी पिछले 15 दिन में किए? आपको पता है पैसा अगर दो बंदों का केस है, एक ही फैमिली की केस है और एक ही कास्ट के है, ना मैं कास्ट बताऊंगी ना मैं फैमिली के नाम बताऊंगी, लेकिन एक फैमिली गरीब है और एक फैमिली अमीर है। जिसका पल्ला भारी है पुलिस उसकी है, जिसका पल्ला भारी है एमएलए उसका है, जिसका पल्ला भारी है एमपी उसका है, जिसका पल्ला भारी है सीएम उसका है, जिसका पल्ला भारी है उसका पीएम है। तो मुझे बताएं हमारे लिए कौन काम कर रहा है? मुझे बताएं आप लोगों को पता है हमारे पास कई करोड़ों के पास जॉब नहीं है। क्यों? मोदी जी कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए किसे? पाकिस्तान को। आप लोगों को पता है पाकिस्तान को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जवाब देना है अगर मोदी जी पाकिस्तान की लैंग्वेज में, हमें किसी को पाकिस्तानियों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमें किसी को सिराई की भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा कहते आए हैं कि हमें पाकिस्तान वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। तो मैं मेरे प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने सिराई की भाषा सीखी है ताकि आप उनकी भाषा में जवाब दे सकें? मोदी जी अगर आपको जवाब ही देना है ना, तो सबसे पहले 125 करोड़ लोगों में आज 50 करोड़ों के पास काम नहीं है, उनको जवाब दें कि तुम्हारे पास बच्चों तुम्हारे पास काम क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है भाइयों कि जवाब किसे देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को? और प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे सवाल करूंगी क्योंकि ये मेरा स्वतंत्र भारत है और मैंने मनमोहन सिंह से मैंने आज तक कभी सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह ने कभी बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मौन व्रत रखा था। मौन व्रत इन सेंस उन्होंने सिर्फ एक यहाँ पे एक सेलो टेप लगा के रखा था जिससे लोग उन्हें सवाल ना कर सके। वो कठपुतली की तरह नाचते थे मनमोहन जी। किसके? राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के। तो हम कठपुतली को क्यों पूछेंगे? हम उसी को पूछेंगे जिन्होंने हमें पूछने का हक अधिकार दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी बातों पे आपको अगर इतनी सी भी भरोसा है कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, तो मुझे आप ये बताएं कि हमें जवाब पाकिस्तान को देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमें जवाब देंगे तो हमारे हिंदुस्तान भाइयों को जवाब दें
कि हाँ मैं तुम्हारे जॉब के लिए कुछ कर रहा हूँ, ना कि आप अंदर ही अंदर चाइना को काम दे। आप लोगों को पता है भाइयों, हर एक काम चाइना की फैक्ट्री से, प्लांट से बन के आता है। और याद रखना, हमारे पास ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में चाइना के पास ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आपने उन्हें कई हजार टन का ऑर्डर दिया तो चाइना के पास, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि हम किधर कमज़ोर हैं। चाइना के पास एक रात में कई हजार टन माल निकालने की ताकत रखता है। तो चाइना को हम क्या जवाब देंगे? और मोदी जी ने कहा था हमें लाल आंखें करके चाइना को जवाब देना चाहिए। चाइना को जवाब देना है अगर मोदी जी, तो ऐसे प्लांट डाले हमारे हिंदुस्तान में जो एक रात में कई हजार टन का काम हम निकाल सके। अगर हमें टेलरिंग का काम निकालना है तो हम एक साथ कई हजार टन का काम निकालें। अगर हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्शन करना है, अगर हमें बैग्स बनाने, अगर हमें चप्पल बनाने, अगर हमें बेल्ट बनाने, अगर हमें मशीनरी बनानी है, अगर हमें मोबाइल्स बनानी है, आज की तारीख में चाइना इज़ द नंबर 1 असेंबल पीसेस। हर एक चीज़, सैमसंग ले लो, पैनासोनिक ले लो, हर एक ब्रांड ले लो, असेंबल होगा तो सिर्फ चाइना में, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा है, मजदूरी कम है और मजदूरों को यूटिलाइज किया जाता है, वहाँ की पॉपुलेशन को यूज़ किया जाता है। भाइयों, हमें ये दिमाग रखना चाहिए। चाइना आज तक चाइना वालों ने कहीं किसी देश में काम नहीं किया, जबकि चाइना और हिंदुस्तान में कोई फ़र्क नहीं था। चाइना और हिंदुस्तान का बेस जो स्टार्ट हुआ था तो वो वक्त सेम था। जितनी पब्लिक हमारे पास है उतनी पब्लिक चाइना के पास भी है, लेकिन हमारे पास अगर अफसोस है तो चाइना की प्रेसिडेंट के तरह प्रेसिडेंट नहीं मिलते हमारे देश को। हमें अफसोस है कि चाइना में जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस चला के हम अपने पब्लिक के बारे में सोचते हैं, वो हमारे पास नहीं सोचा जाता। हमारे पास लड़ाई होती है तो कांग्रेस भाजपा को गिराता है कि भाजपा ने ये है, भाजपा वो है। अगर हमारे पास लड़ाई होती है तो हक की लड़ाई नहीं होती भाइयों। हमारे पास भाजपा कहता है अरे 70 सालों में इसने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। बस हमारे पास अगर लड़ाई होती है तो इन्हीं चीज़ों की होती। लड़ना है तो गरीबी के लिए लड़ो। मैंने गरीबी दूर करो अभियान चलाया, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, हम गरीब नहीं हैं, हमें गरीब बनाया जा रहा है। तो हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना होगा कि एक मौका, मैंने भी प्रधानमंत्री को वोट दिया है। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने भाजपा के मोदी सरकार को वोट दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी को, आपने हमें सहूलत कौन सी दी? आपने हर एक बार बड़े से बड़े हथौड़े हमारे सर पे मार दिए। और आज प्रधानमंत्री जी, मैं जीएसटी पे आना चाहूँगी। मैंने नोटबंदी पे भी बात की थी और मैं आज जीएसटी पे भी आऊँगी। आप कहना चाहते हैं ना डिजिटल इंडिया, अरे मोदी जी, महाराष्ट्र में मैं अगर आपको हर एक फ़ोटो पोस्ट करूँ ना मोदी जी, तो देखना कई एटीएम में तो आपके इधर अमाउंट नहीं हो, कैश नहीं होता है, देयर इज़ नो कैश। कई एटीएम तो आउट ऑफ सर्विस होती है। हाँ, और आप कहते हैं ना वीज़ा कार्ड और ये कार्ड। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं पिछले 15 साल से कितने वीज़ा कार्ड यूज़ कर रही हूँ। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को प्रूफ देना चाहती हूँ। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को प्रूफ देना चाहती हूँ। मैं पिछले 15 साल से मुझे डिजिटल इंडिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद डिजिटल हूँ। मैं आप लोगों को प्रूफ देना चाहती हूँ। तो मैं मोदी जी, आपके लिए मेरा प्रूफ है। मेरे इस कार्ड में 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरे पास फ़िलहाल 13 कार्ड्स हैं, हर एक बैंक से लेके। मेरे पास पिछले 30 साल की भी मेरी एक अकाउंट है। मैं बता रही हूँ आपको डिटेल्स। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोदी जी, जब मैं ये स्वैप करती हूँ ना, तो सामने वाला पूछता है आउट ऑफ सर्विस, मेरा मशीन काम नहीं कर रहा है, कैश चाहिए। जब मैं कैश के लिए एटीएम जाती हूँ तो उधर लिखा रहता है आउट ऑफ सर्विस, या तो लिखा रहता है देयर इज़ नो कैश। तो मुझे ये बताए मोदी जी, आपके अभियान सब अच्छे हैं, लेकिन उस अभियान का क्या जो काम नहीं करता? जब हम लोगों के पास जाते हैं जॉब के लिए
तो हमें कहा जाता है कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, 50 सीट है, पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ में कम से कम 50 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ट्रांजैक्शन होता है, 500 फीस होती है, 700 फीस होती है उसकी मोदी जी। और वो सीट कितनी होती है मोदी जी गवर्नमेंट जॉब में? सिर्फ और सिर्फ 50 सीट होती हैं। तो मुझे ये बताए कि अगर 10 करोड़ लोगों ने भी फॉर्म भर चुके हैं, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताना चाहूँगी। मैं बिना कैलकुलेशन के बात नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ है मैं हक की बात करूँगी, मैं किसी भी रिलीजन के थ्रू बात नहीं करूँगी। 500 रुपया फीस होती है भाई 50 सीट के लिए। अगर मैं सिर्फ 1 करोड़ लोगों के लिए भी अगर मैं करूँ, ये एक दूसरा फ़ोन है मेरा, 500 रुपीज़ पर पर्सन फॉर्म भरने का। और सीट कितनी अवेलेबिलिटी है देख लो, इंटू 1 करोड़ कर लो, 10, 100,000 भाइयों, ये अमाउंट आता है, गिन लो, 500, 000, 000। इनके पास 500, 1000 करोड़ रुपया जमा होता है गवर्नमेंट में। कितनी सीट के लिए? मैंने सिर्फ 1 करोड़ लोगों के लिए पैसा जमा किया है। कितने सीट के लिए भाइयों? 50 सीट की जॉब के लिए। और हमसे कहा जाता है कि टैक्स नहीं भरते हो। 50 सीट काम जॉब देने के लिए गवर्नमेंट 500, 1000 करोड़ हमसे फॉर्म भरवाने का लेते हैं भाइयों। तो फिर 50 सीट जॉब नहीं दे सकते आप? और जॉब किसे मिलेगा मेरे भाइयों? आप लोग जानते हो किसे मिलेगा? किसे मिलेगा? फोन पे मेरा भांजा आ रहा है, मेरा बहन का लड़का आ रहा है, मेरा भाई का लड़का आ रहा है, उसे ही जॉब देना। ये असलियत है हमारे देश की। आज हम बेरोजगार हैं, ये असलियत है हमारे देश की। मेरी बातों में, एक एक बातों में दम होता है। मैं बिना सोचे समझे बात नहीं करती, क्योंकि मेरी एक एक बात लाखों करोड़ों की मायने रखती है। अब तो मैंने ये आप लोगों को बता दिया कैलकुलेशन। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, क्या आप लोगों में हिम्मत नहीं है? क्या आप लोग 100 लोग मिलके 25,000, मैं चाहती हूँ 100 लोग जो एक ही फील्ड के हो, इंजीनियर हो, आप 25,000 निकालो, उसके होते हैं 25 लाख रुपए। 25 लाख में आप उसी में से 5 या 10 स्टाफ ऐसा निकालो जो 5-5 लाख रुपए निकाले। अगर आपने 10 स्टाफ 5-5 लाख रुपए निकाले मेरे भाइयों, तो मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ। 500,000 होते हैं, इंटू करो आप 10%, तो इसके हो गए आपके पास 50, ओके, 5 करोड़ हो गए आपके पास। 5 करोड़ ये हेड होंगे आपके, 10 जो लोग हैं 100 में से 5 करोड़ ये, और ऊपर से 25 लाख जो जिन्होंने अपनी अपनी जॉब सेव की है। इन 100 लोगों को लेके एक प्लान डालो, एक प्लान ऐसा डालो जिसमें आप 100 के 100 खुद कारीगर हो, 100 के सब खुद सेल्स पर्सन हो, और ये पैसा आप खुद कमाओ, जाके मार्केट में अपना माल बेचो। आप कुछ भी बेच सकते हो। क्यों चाइना कुछ नहीं बेच रहा? अरे चाइना 10-10 रुपए की चीज बेचता है, लेकिन वो बनती 1 रुपए में है। मैं सच कह रही हूँ भाइयों, आगे बढ़ो, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। मैं कहती हूँ ना, मैं अगर आने वाले दिनों में आपकी गवर्नमेंट बनती हूँ तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आई कांट डू एनीथिंग विदाउट यू पीपल। आई कांट डू एनीथिंग विदाउट यू पीपल। Nobody is going to do anything without you people। 125 करोड़ की आबादी, 125 करोड़ की आबादी ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे इन नेताओं को तो पता चलेगा। हर एक सीएम, जब एक आमदार भी बनता है ना, एमएलए, तो वो झोपड़पट्टी से आता है, चिल्लम चिल्ली करता है कि ये अभियान मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो झोपड़पट्टी से निकल के बाद में देखो उसके पास बंगला होता है, कम से कम 15-15 गाड़ियां होती है, कम से कम उसको बुलाने के लिए उसको हायर करना पड़ता है कि हमारे इधर ये प्रोग्राम में आओ, आपको 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। क्या ये बातें सच्चाई बताना मेरा गलत है? अब इसके बाद मैं आती हूँ दिव्या ठाकुर के ऊपर। ये जो भी देवा ठाकुर ये जो बड़े बड़े बयान कर रही हो ना, मुसलमान को काट के मैं हरी मिर्ची और नींबू की तरह लटका दूंगी। आज तक किसी माई के लाल ने वो औलाद नहीं जनी। आज तक किसी माई के लाल ने वो औलाद नहीं जनी जो किसी मुस्लिम को काट के नींबू
और मिर्ची की तरह बनाकर अपने दरवाजे पे लटका दे। मैं आती हूँ तेरे सामने, सच्चा मुसलमान और एक सिख की बेटी। अकेली आऊंगी निहत्ते, मुझे काट काट कर नींबू और मिर्च की तरह लटका दे। देवा ठाकुर, तुम एक औरत हो, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, ये सब फालतू के धंधे छोड़ो, अपने हमारे साथ जुड़ो, हमारे आपके हिंदू भाइयों को साथ लाओ, मैं अपने मुसलमान सिख भाइयों को साथ लाती हूँ, हम मिलके अभियान चलाते हैं। ये लड़ना झगड़ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, मरने वाले हिंदू भी रहेंगे और मुसलमान भी रहेंगे। अगर किसी को कुछ करना ही है, तुम चाहती हो अपने हिंदू भाइयों का भला करना, तो आप करो, लेकिन उसे जॉब दो। क्या आप एक बंदे को भी जॉब दे सकती हो? ये खाली डायलॉगबाजी करने से, ये खाली वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। और मैं मुसलमानों से भी कहना चाहूँगी कि खाली वीडियो डालने से, खाली हिंदुओं को गिरा कर देखने से और कमेंट्स गंदी गंदी गाली देने से कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो एक दूसरे का हाथ मिलाओ, उनके चेन बनाओ, उनके साथ आगे बढ़ो। उनकी क्या मजबूरी है देखो। अगर आप आगे एक कदम आगे बढ़ाओ मुसलमान, तो हिंदू 2 कदम आगे बढ़ाएगा। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। अगर एक हिंदू 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो मुसलमान 2 कदम आगे बढ़ाएगा। मेरे भाइयों, हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम जॉबलेस हैं, हम आज भिखारी हैं, हमारे पास रहने को घर नहीं है। तो रहने के लिए घर नहीं है, हमारे पास छत नहीं है, हमारे बच्चे जॉबलेस है, हमारे बच्चे विदाउट एजुकेशन है, हमारे पास आज डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास आज हॉस्पिटल्स नहीं है। भाइयों, कौन सा हिंदुस्तानी है, मुझे ये बताओ, कौन सा मुसलमान है, कौन सा हिंदू है जो अपने ही हिंदू भाई को खड़ा करके एक 5 लाख या 10 लाख की मदद कर सकता है? मुझे आप लोग बताओ। कोई नहीं कर सकता। मैं खुद एक बता रही हूँ, मैं अगर आप में से किसी भी भाई को एक 5 लाख की मदद हो, मैं एक मुसलमान बेटी हूँ, एक सिख बेटी हूँ, मैं आपकी 5 लाख की मदद नहीं कर सकती। मैं सही कह रही हूँ। तो मैं क्यों आप लोगों में दंगे कराऊं, झगड़े कराऊं? आप लोग एक यूनिटी बनो। मैंने अभी भी कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है, कई लाखों बार कहा है, मोदी सरकार तक मेरी बातें पहुंचती है, लेकिन मोदी सरकार ये क्यों नहीं कहती कि आप पूरा ग्रुप लेके हमारे पास आओ, हम आपके साथ एक डिस्कशन करेंगे। और मैं उन लोगों के साथ भरोसा नहीं करती जो आंदोलन करते हैं, फालतू के जाके झगड़े लगाते हैं, मैं उन पे भरोसा नहीं करती। आंदोलन करना अपना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। हिंदू मुसलमान को गिराना अपना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। मैं कहती हूँ, अगर किसी भी इंसान पे जुर्म हुआ है तो हर एक हिंदुस्तानी आगे आए और उसे पीट पीट के लेके जाएं पुलिस स्टेशन और उसका फैसला वहाँ पे करवाएं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपनी सरकार चला सकते हैं, हम खुद अपने एक दूसरे को जॉब दे सकते हैं। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो एक एक टीम बनाओ, एक एक स्टेट प्रेसिडेंट बनो। अगर आपको लगता है कि मेरी टीम में आपको आकर आप कुछ कर सकते हो तो यू आर वेलकम। आप लोगों के पास हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, इसके पहले भी दिया गया है। मैं आप लोगों को एक बार फिर वो व्हाट्सएप नंबर देना चाहूँगी, आप लोग उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे टीम वर्क चाहिए, मुझे टीम वर्क चाहिए और वैल्यूएबल थिंग्स पर बात होनी चाहिए। जस्ट फालतू बातें नहीं चाहिए। अगर आप लोग टीम बनाओ, आगे का काम हमारा, मेरी टीम करेगी, मेरी टीम आपके पास आएगी। आप सिर्फ एक टीम बनाओ। अगर आपको स्कूल डालना है तो टीचर्स जमा हो जाए, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जॉब का सॉल्यूशन। आप लोगों को अगर आप लोगों की कोई परेशानियां हैं गवर्नमेंट में या किसी भी तरीके की जज और लॉयर्स को लेके, तो उस रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं। जैसे कई हज़ारों लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कई एजेंट ने इनके पैसे ले लिए हैं। हम लोग उस पे भी काम कर रहे हैं और हम सब आप लोगों के साथ हैं। और जय हिंद कहूँगी। और रक्षाबंधन के लिए मेरे हिंदू भाइयों को, कई हज़ारों भाइयों को मैं अपनी तरफ से रक्षाबंधन की तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी। और आप लोगों को, आपकी बहनें अच्छे से राखी बांधें और उम्मीद करती हूँ
हर भाइयों से कि अपनी बहनों की रक्षा, अपनी बहन की इज्जत, अपनी बहनों की इज्जत की जो रक्षा होती है, हिंदुस्तान की हर लड़कियां आपकी बहनें हैं और आपको उनकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ये मेरा एक बहुत बड़ा सलूट होगा। अगर किसी एक लड़की की भी इज्जत किसी रेपिस्ट से आप लोगों ने आके बढ़ाया, तो ये समझना कि आपकी कलाई पे जो बहन रक्षाबंधन के वक्त राखी बांधती है वो कामयाब हो गई और आप एक सच्चे भाई बन के आगे आए। और रक्षाबंधन की ढेर 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 सारी बधाई और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और मेरे कुछ हिंदू भाइयों को मैं खुद चाहूँगी कि मैं खुद राखी बांधूं। जो मुझसे राखी बनवाना चाहते हैं, आई डोंट केयर मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, लेकिन मैं ये केयर करती हूँ कि दूसरे रिलीजन को अगर मैं इज्जत दूंगी, उनकी परवाह करूंगी, तो जो भाई मेरे ईद के वक्त मुझे आकर विशेष देते हैं, मेरे घर में शिरकुम्मा पीते हैं, मेरे घर में आके बिरयानी खाते हैं, तो उन सारे भाइयों को मैं तहे दिल से राखी बांधना चाहूँगी। आप लोगों ने मुझसे पूछा था क्या बहन मैं आपको राखी बांध सकते, आप मुझे राखी बांधना पसंद करोगी? जी हाँ, डेफिनेटली मैं राखी बांधना पसंद करूँगी। इससे मेरा इस्लाम खतरे में नहीं आता, मेरा ईमान खतरे में नहीं आता। मैं सच्चा मुसलमान हूँ। किसी एक को राखी बांधने से मेरा कोई ईमान ख़त्म नहीं होगा, मेरा कोई इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। दैट इज़ नॉट इन माई बिलीफ। राखी बांधने से मैं हिंदू हो जाऊँगी मेरे भाइयों। बिल्कुल मैं किसी चीज़ के ख़तरे में नहीं हूँ। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चा ईमान वाली हूँ। मुझे पता है कि मेरे ईमान से मुझे क्या करना है, अल्लाह को मुझे जवाब देना है और वो जवाब मैं दूंगी आखिरत में। चलिए, इसी के साथ जय हिंद। और भाइयों, जॉब का सॉल्यूशन के लिए हमारा साथ दें और किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर या सीएम और एमएलए के पीछे भागने से अच्छा होगा हमारी टीम खुद की बनाकर हम खुद अपने लिए काम करें। जय हिंद।